हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है कि गर्भपात कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ एबॉर्शन। गर्भपात कितने प्रकार का होता है? ए ऑप्शन आपका 2 प्रकार, बी ऑप्शन आपका 3 प्रकार, सी ऑप्शन आपका 4 प्रकार और डी ऑप्शन आपका 5 प्रकार। तो गर्भपात जो होता है वह आपका क्या है, यहाँ पे 5 की जगह आप क्या कर लीजिएगा, 9 कर लीजिएगा। तो गर्भपात जो है वो कितने प्रकार का होता है? आपका 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? इस 5 को हम 9 बना रहे हैं, ठीक है। गर्भपात कितने प्रकार का होता है? तो गर्भपात आपका 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तो यह 9 प्रकार का होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला आपका संभाव्य गर्भपात, दूसरा आपका अनिवार्य गर्भपात, तीसरा आपका अपूर्ण गर्भपात, चौथा आपका जो होता है वो पूर्ण गर्भपात, पांचवा आपका लुप्त गर्भपात, छठवां आपका प्रेरित गर्भपात, सातवां आपका सेप्टिक गर्भपात, आठवां आपका आदतन गर्भपात और नौवां जो है वो आपका चिकित्सीय गर्भपात होता है। तो गर्भपात कितने प्रकार के? तो गर्भपात जो होता है वो हमारा 9 प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, असर्शन कथन है गर्भाधान से 24 से 28 सप्ताह की अवधि में गर्भ की समाप्ति के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द गर्भपात है। रीजन है, कारण क्या है आपका? इस अवधि तक भ्रूण में स्वतंत्र रूप से जीवित रहने की क्षमता रहती है। कूट है, ए ऑप्शन आपका असर्शन सही है परंतु रीजन गलत है। बी ऑप्शन आपका रीजन सही परंतु असर्शन गलत है। सी ऑप्शन आपका असर्शन एवं रीजन दोनों सही है। डी ऑप्शन आपका असर्शन एवं रीजन दोनों गलत है। तो गर्भाधान से 24 से 28 सप्ताह की अवधि में गर्भ की समाप्ति पर, जब गर्भ का क्या होता है, मतलब जब 24 से 28 माह की समाप्ति में अगर गर्भ से क्या है, गर्भाशय से गर्भ जो है वो बाहर निकल जाता है, तो इस अवस्था को हम एक विशेष शब्द के नाम से जानते हैं। वह शब्द जो है वो आपका गर्भपात कहलाता है। इसका मतलब है कि ये हमारा जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी सही है। रीजन क्या है? इस अवधि तक भ्रूण में स्वतंत्र रूप से जीवित रहने की क्षमता रहती है। तो क्या है, इस अवधि तक जो है वो भ्रूण में स्वतंत्र रूप से जीवित रहने की क्षमता रहती है। नहीं, जब उसका क्या है वो बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकलने के बाद भ्रूण जो होता है वो जीवित नहीं रहता, वो क्या होता है, मृत अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि वो उसके जो मैच्योरिटी है वो परिपक्व शिशु नहीं जन्म लेता, अपरिपक्व शिशु जन्म लेता है। तो जब अपरिपक्व शिशु जन्म लेगा तो वह जो है वो जीवित नहीं रहेगा, वो मृत अवस्था में जो है वो जन्म लेता है या मृत अवस्था में वो बाहर निकलता है। तो यह जो है असर्शन तो सही है परंतु रीजन आपका क्या है, यह जो है यह हमारा क्या है आपका गलत है। रीजन हमारा क्या है आपका गलत है। असर्शन सही है परंतु जो रीजन है वो क्या है आपका गलत है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये रहता कि इस अवधि तक भ्रूण में स्वतंत्र रहने की क्षमता नहीं रहती, तब आपका यह ऑप्शन क्या है सही, तब असर्शन और रीजन दोनों सही रहता। बट इसमें दिया है कि जीवित रहने की क्षमता रहती है, तो इसका मतलब है कि यह असर्शन तो सही है, असर्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जब गर्भ की समाप्ति के बाद हम उसको क्या करते हैं, उपयोग एक पार्टिकुलर शब्द का देते हैं, नाम देते हैं, वह गर्भपात है। लेकिन रीजन आपका गलत है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गर्भपात या विफल प्रयास के लक्षण निम्न में से कौन से हैं? गर्भपात किस कारण से हमें गर्भपात करवाना पड़ता है या विफल प्रयास हो जाता है, तो इसमें से लक्षण उसमें से कौन कौन से हैं? गर्भाशय में ट्यूमर हो जाना, बी ऑप्शन आपका भ्रूण का विकृत हो जाना, सी ऑप्शन आपका गर्भाशय पर आघात लगना और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो गर्भपात हम किस अवस्था में करवाते हैं, इसके लक्षण क्या है या विफल प्रयास के लक्षण निम्न में से कौन कौन से हैं? तो गर्भाशय में ट्यूमर हो जाना, अगर गर्भाशय में ट्यूमर हो जाएगा तो भी शिशु
पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होगा, उसका विकास नहीं होगा, और जब शिशु का विकास ही नहीं होगा तो उसको कहीं न क्या है, हमको एबॉर्शन करवाना पड़ेगा। तो गर्भाशय में ट्यूमर होना ये भी इसके लक्षण के अंतर्गत आते हैं, तो हमें शिशु को एबॉर्शन करवाना पड़ जाएगा। भ्रूण का विकृत होना, भ्रूण में किसी प्रकार के किसी अंग का उसका विकृत होना या उसकी बनावट जो होती है उसमें किसी प्रकार का विकार होना, तो भ्रूण के विकृत होने पर भी हमें एबॉर्शन करवाने की आवश्यकता होती है। गर्भाशय पर आघात लगना, कभी कभी जब है चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद भी क्या है, आपका एबॉर्शन करवाना पड़ता है। शिशु की उस समय जो है वो डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद वो धीरे धीरे पॉइजन का रूप लेने लगता है। इस कारण अगर गर्भाशय में आघात लग जाती है तो भी हमें जो है वो एबॉर्शन करवाना पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हैं। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, यदि गर्भावस्था के 24 से 28 सप्ताह की अवधि में यौन मार्ग से रक्तस्राव होने लगता है तो निम्न में से कौन सा गर्भपात होता है? क्या बात कर रहा है कि गर्भावस्था के 24 से 28 माह, ये क्या है, आपका पीरियड होता है जब गर्भपात करवाने का। तो इस माह में आपका अगर यौन मार्ग से रक्तस्राव होने लगता है तो निम्न में से कौन सा गर्भपात होता है? ए ऑप्शन आपका संभाव्य गर्भपात होता है, बी ऑप्शन आपका अनिवार्य गर्भपात होता है, सी ऑप्शन आपका अपूर्ण गर्भपात होता है, और डी ऑप्शन आपका पूर्ण गर्भपात होता है। तो यदि जो है वो क्या है, गर्भावस्था से 24 से 28 के माह में यौन मार्ग से रक्तस्राव, मतलब जो है वो यौन मार्ग से रक्त क्या है, ब्लड बाहर आने लगता है, तो इसका मतलब है कि जो है वो शिशु अब जो है वो मतलब जो गर्भावस्था की स्थिति है वो उसके लिए अच्छी नहीं है, वह बाहर आने का प्रयास करता है। तो इस अवस्था, यह जो अवस्था आपकी कहलाती है वो क्या होती है, आपकी संभाव्य गर्भपात कहलाता है। कैसा गर्भपात कहलाता है? तो यह जो गर्भपात आपका कहलाता है वो संभाव्य गर्भपात के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस गर्भपात में ग्रीवा विस्फारित हो जाती है तथा उल्बा निकल जाता है और रक्तस्राव की मात्रा अधिक होती है तथा रक्त चमकीले लाल रंग के थक्कों सहित निकलता है? ये गर्भपात इसमें से कौन सा ऐसा गर्भपात है जिसमें ये प्रक्रिया आपको देखने के लिए मिलती है? इस गर्भपात में आपकी ग्रीवा भी विस्फारित हो जाती है और इसके साथ साथ क्या है, आपका उल्ब निकलने लगता है। उल्ब मतलब उसमें से जो पदार्थ निकलता है वो पदार्थ जो होता है वो आपका निकलने लगता है और रक्तस्राव की मात्रा अधिक हो जाती है, मतलब ब्लीडिंग जो होती है वो ब्लीडिंग ज्यादा आने लगती है और रक्त जो होता है वो चमकीले लाल रंग का थक्कों सहित, मतलब देखने में ये लगता है कि काफी लंबे समय से ब्लड जो है वो क्लॉट करके उसमें रखा गया था, वो जो है वो चमकीले लाल रंग का होता है। तो ये किस गर्भपात में होता है? ए ऑप्शन आपका अनिवार्य गर्भपात है, बी ऑप्शन आपका अपूर्ण गर्भपात है, सी ऑप्शन आपका पूर्ण गर्भपात है और डी ऑप्शन आपका लुप्त गर्भपात है। तो यह इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है मतलब गर्भपात में, तो यह जो होता है वो किस गर्भपात में? अनिवार्य गर्भपात में यह लक्षण आपको देखने के लिए मिलते हैं। किसमें आपको देखने के लिए मिलेगा? तो अनिवार्य गर्भपात में यह लक्षण जो है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, गर्भपात के लक्षण निम्न में से कौन कौन से हैं? किस कारण, कौन कौन से ऐसे लक्षण है जिसके कारण हम क्या है, ये हमको पता हो सकता है कि अब एबॉर्शन हो जाएगा या गर्भपात हो जाएगा या विफल प्रयास हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका कमर के निचले भाग में रुक रुक कर दर्द होना, जब ऐसी स्थिति होती है, जब जो है वो क्या है, बेबी जो है वो मतलब एबॉर्शन उसका की स्टेज आ जाती है तो कमर के निचले हिस्से में भी आपका रुक रुक कर पेन होने लगता है। दर्द का धीरे धीरे पेट तक अनुभव होना, बिल्कुल ये भी क्या है कि मतलब जो दर्द है वो धीरे धीरे
तीव्र गति से होने लगता है और बढ़ते बढ़ते आपका जो स्टमच है पेट तक वहां तक महसूस होने लगता है। और इसके साथ साथ क्या है, आपका रक्त स्राव का आना। धीरे धीरे जब क्या है, जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो धीरे धीरे जो रक्त है वो क्लॉट के रूप में, वो थक्के के रूप में बाहर आने लगता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी ऑप्शन इसके बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, अपरा का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अपरा का कुछ भाग यदि गर्भाशय में ही रह जाता है तो वह कहलाता है। अपरा मतलब प्लेसेंटा। अपरा क्या होता है, प्लेसेंटा, जिससे शिशु को क्या है, पोषक तत्व प्राप्त होता है, वो माँ से जुड़ा होता है। और अपरा आपका अस्थायी अंग होता है। जब शिशु आपके गर्भाशय में आता है या यूट्रस में आता है तो वहां पर यह अंग जो होता है वो विकसित होता है। जब तक शिशु क्या होता है, वहां पर रहता है, तब तक यह अंग रहता है। जैसे ही शिशु बाहर आता है तुरंत ये शिशु के साथ ये भी अंग आपका क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो यह अस्थायी अंग के रूप में हम इसे जानते हैं। इसे इंग्लिश में हम प्लेसेंटा कहते हैं। ए ऑप्शन आपका यह अनिवार्य गर्भपात में होता है। तो अपरा का कुछ भाग यदि गर्भाशय में ही रह जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिवार्य गर्भपात कहते हैं, पूर्ण गर्भपात कहते हैं, अपूर्ण गर्भपात कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या है, अपूर्ण गर्भपात के नाम से हम इसे जानते हैं। जब प्लेसेंटा का कुछ भाग गर्भाशय में रह जाता है, फिर चिकित्सक के पास जाकर चिकित्सक उसकी क्या करता है, सफाई करता है, जो हमारा यूट्रस होता है उसको साफ करता है, और फिर जो है वो दवाओं के माध्यम से या किसी भी तरीके से उसको क्या करता है, आपके जो आपका यूट्रस है उस यूट्रस की सफाई कर देता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसे हम अपूर्ण गर्भपात के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस गर्भपात में भूरे रंग का स्राव होता है? इसमें से कौन सा ऐसा गर्भपात है जिसमें क्या है, आपके भूरे रंग का स्राव होता है? ए ऑप्शन आपका संभाव्य गर्भपात है, बी ऑप्शन आपका अप्राप्त या लुप्त गर्भपात है, सी ऑप्शन आपका प्रेरित गर्भपात है, और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अप्राप्त या लुप्त गर्भपात के अंतर्गत ये जो है उसमें भूरे रंग का पदार्थ जो होता है वो स्रावित होने लगता है। किसमें, आपके अप्राप्त या लुप्त गर्भपात में भूरे रंग के पदार्थ का स्रावण होने लगता है। और इस प्रकार के जो गर्भपात होते हैं इसमें भ्रूण की मृत्यु होने के बाद कभी कभी वह अनेक सप्ताह तक क्या है, गर्भाशय में ही पड़ा रह जाता है। पता ही नहीं चलता है कि यह जो अप्राप्त या लुप्त गर्भपात होता है इसमें जो है शिशु की जो है भ्रूण की मृत्यु हो जाने के बाद वो कुछ समय तक क्या है, बहुत कभी कभी अनेक सप्ताह या महीने तक क्या है आपके गर्भाशय में पड़ा रहता है। ठीक है, और इसका गर्भाशय का आकार क्या होता है, स्थिर हो जाता है। गर्भाशय का जो आकार है वो एकदम देखने में आपका पूरा एकदम स्थिर हो जाएगा, और जो ग्रीवा है वो भी कसकर बंध जाती है। जो आपका ग्रीवा है वह भी इस प्रकार के गर्भपात में कसकर बंध जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, आपराधिक गर्भपात के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? ऐसा कौन सा गर्भपात है जिसे हम आपराधिक गर्भपात के नाम से जानते हैं? ए ऑप्शन आपका प्रेरित गर्भपात है, बी ऑप्शन आपका पूर्ण गर्भपात है, और सी ऑप्शन आपका अपूर्ण गर्भपात है, डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपराधिक गर्भपात के नाम से हम प्रेरित गर्भपात को जानते हैं। किसे जानते हैं? तो जो आपका प्रेरित गर्भपात होता है इसे हम आपराधिक गर्भपात के नाम से जानते हैं। इस गर्भपात में जो है वो गर्भपात करवाना आपराधिक कानूनी माना जाता है। ठीक है, मतलब इलीगल माना जाता है, अकानूनी माना जाता है। कानून के द्वारा इस प्रकार के गर्भपात को मान्यता नहीं दी जाती। ये जबरदस्ती किसी महिला के द्वारा किसी महिला को
प्रेरित करके इस प्रकार के जो गर्भपात कराए जाते हैं, जैसे हम लिंग का परीक्षण करके अगर लड़की है तो लोग क्या करते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं। तो अबॉर्शन, यही जो अबॉर्शन होता है, उस अबॉर्शन को हम आपराधिक गर्भपात के नाम से जानते हैं। तो ये जो होता है, ये कानून के द्वारा इसे मान्यता नहीं दी जाती, बट एक सिचुएशन में मान्यता इसको दी जाती है। अगर किसी प्रकार की बीमारी है, अगर गर्भवती महिला को किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो उस समय कानून के द्वारा, कानून हमें ये अथॉरिटी दे रखा है कि जो है, अगर महिला के साथ किसी भी प्रकार की घटना घट सकती है तो वह इस प्रकार का गर्भपात करवा सकता है डॉक्टर के थ्रू। बट वो क्या है, कानून के माध्यम से उसे पूरी तरह से, मतलब पूरा इलीगल होना चाहिए कि हाँ ये चीज है, इस प्रकार की जो समस्या है, वो इस प्रकार की समस्या से महिला ग्रसित है, तब जाके क्या है, कानून इस प्रकार के गर्भपात को आपराधिक नहीं मानता, तब वो प्रेरित गर्भपात नहीं होता। बट जो ये जबरन जो गर्भपात करवाया जाता है, उसी गर्भपात को हम प्रेरित गर्भपात के नाम से या आपराधिक गर्भपात के नाम से जानते हैं। बात पूर्ण गर्भपात की होती है, तो पूर्ण गर्भपात में गर्भाशय के संपूर्ण पदार्थ पूरी तरह से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जब पूर्ण गर्भपात होता है तो इसमें जो गर्भाशय में पदार्थ होता है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाते, कुछ भी इसमें शेष नहीं बचता। ठीक है, और इसके बाद पहले तो स्टार्टिंग में बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन बाद में ये जो दर्द होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जब इसमें पूरा यूट्रस ही एकदम क्लीन हो जाता है, तो यूट्रस जब क्लीन हो जाएगा तो जब जो ब्लड क्लॉट किए रहेंगे, जो ब्लड जमे रहेंगे, वह ब्लड सब क्या होते हैं, निकल जाते हैं, और इसके साथ साथ दर्द भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो होता है आपका पूर्ण गर्भपात होता है। अपूर्ण गर्भपात क्या होता है, तो अपूर्ण गर्भपात में क्या होता है, तो इसमें जो है वो आपका, इसके पहले हमने बताया कि इसमें प्लेसेंटा का कुछ भाग जो होता है वो उसमें पड़ा रह जाता है और इसे चिकित्सक के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। इससे इस प्रकार के, जैसे आपके अपूर्ण गर्भपात अगर लंबे समय तक बना रहता है तो पेप्टिक अल्सर के होने के चांसेस ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। और क्या देखने को मिलता है, तो जो हमारा यूट्रस होता है इसमें पीप मतलब ऐसे सड़न उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, अगर टाइमली जो है वो अपरा बाहर नहीं निकला तो जो है वो जो यूट्रस है उसमें जो है वो सड़न पैदा करने लगता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस गर्भपात में योनि मार्ग से बदबूदार स्राव आता है और जिसका रंग गुलाबी होता है? इसमें से कौन सा ऐसा गर्भपात है जिसमें योनि मार्ग से बदबूदार स्राव, मतलब उस जो श्रावण हो रहा है, जिस पदार्थ का श्रावण, जिस लिक्विड पदार्थ का श्रावण होता है वह, मतलब उसकी स्मेल बहुत गंदी आती है और जिसका रंग क्या है आपका गुलाबी होता है, उसका रंग आपको देखने के लिए कैसा होता है, तो गुलाबी होता है। ए ऑप्शन आपका पूर्ण गर्भपात है, बी ऑप्शन आपका सेप्टिक गर्भपात है, सी ऑप्शन आपका प्रेरित गर्भपात है और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह ऑप्शन आपका क्या है, तो वह जो है आपका सेप्टिक गर्भपात के अंतर्गत आता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो यह जो गर्भपात आपका कहलाता है वह सेप्टिक गर्भपात कहलाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। संवेग शब्द अंग्रेजी के इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतर है, यह बना है। जो हमारा संवेग शब्द है ये किसका है, तो यह अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द से बना है, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है, हिंदी इमोशन का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, इमोशन शब्द इंग्लिश वर्ड था और उसका हिंदी वर्ड जो है वो इमोशन है। यह बना है, किससे बना है, ए ऑप्शन आपका इमोवेयर से बना है, बी ऑप्शन आपका इमोनियर से बना है, सी ऑप्शन आपका ए एवं बी दोनों से बना है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं बना है। तो यह जो बना है वो किससे, जो आपके अंग्रेजी भाषा के इमोवेयर शब्द से बना है। जो हमारा इमोशन शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के इमोवेयर शब्द से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, तो यह इमोवेयर से शब्द से मिलकर बना है। तो इमोशन जो है वो लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से क्या है, और ये जो शब्द है ये किस भाषा का है, लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना।
संवेग जब हमारे शरीर के अंदर आते हैं, संवेग को जैसे मूल प्रवृत्ति और संवेग जो है वो क्या है आपके हमारे अंदर क्या है 14 प्रकार के संवेग देखने के लिए मिलते हैं और ये जो संवेग होते हैं वो हमारे मूल प्रवृत्ति से जुड़े होते हैं। कुछ संवेग ऐसे संवेग को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक आपका है जन्मजात संवेग होते हैं, दूसरे आपके अर्जित संवेग होते हैं। जन्मजात संवेग के अंतर्गत जैसे भय है, क्रोध है, निद्रा है, ये हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं। इनका हमारे किसी भी प्रकार का परिवर्तन हम नहीं कर पाते। ये हमारे जन्म से जैसे ही हम जन्म लेते हैं वहीं से हमारे ये संवेग क्या होते हैं उत्पन्न हो जाते हैं। बट जैसे भय हो गया, क्रोध हो गया, प्यार हो गया, भूख हो गई, भूख तो मान लीजिए आपका क्या है जो है वो जन्मजात संवेग के अंतर्गत आता है। बट ये जो संवेग होते हैं ये क्या होते हैं आपके अर्जित किए जाते हैं। कुछ ऐसे जैसे क्रोध है, इन सब चीजों को हम शांत भी कर सकते हैं। तो ये जो संवेग होते हैं वो हमारे अर्जित संवेग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो संवेग को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं और इसका संबंध जो है वो मूल प्रवृत्ति से होता है और संवेग जो होते हैं वो हमारे जैसे भय, क्रोध, निद्रा, प्यार, ये सारे क्या होते हैं संवेग के अंतर्गत आते हैं। मूल और अर्जित और जन्मजात दोनों संवेगों को मिलाकर क्या है इसका वर्णन किया जाता है। तो ये जो है वो किससे संबंधित है आपके मूल प्रवृत्ति से संबंधित होते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, छोटे बच्चों के लिए कौन से वस्त्र सर्वोत्तम होते हैं? ऐसे वस्त्र जो छोटे बच्चों के लिए आरामदायक होते हैं। हम उनका यूज छोटे बच्चों को चाहे किसी भी सीजन में हम उनका किसी भी सीजन हो, चाहे वो गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, उनका प्रयोग हम छोटे बच्चों के लिए जरूर करते हैं। तो वह जो हमारा वस्त्र होते हैं वो कौन से होते हैं? ए ऑप्शन आपका जॉर्जेट है, बी ऑप्शन आपका सूती है, सी ऑप्शन आपका नायलॉन है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो वह जो वस्त्र होते हैं वह वस्त्र आपके सूती वस्त्र होते हैं। कौन से वस्त्र होते हैं? सूती वस्त्र होते हैं। ये क्या करते हैं? ठंडक प्रदान करते हैं और इसके साथ साथ बच्चों के लिए कंफर्ट होते हैं, बच्चों के लिए आरामदायक होते हैं। ये मतलब किसी भी प्रकार का अगर वैसे कोई वस्त्र पहनते हैं तो बच्चे की जो क्योंकि शिशु जो होता है वो क्या होता है एकदम सॉफ्ट होती है, उसकी जो स्किन एकदम बिल्कुल सॉफ्ट होती है। तो ऐसे वस्त्र का ही हमें उससे चुनाव करना चाहिए जो उसकी स्किन को क्या करे अच्छे से रख सके, सेफ रख सके। तो सूती वस्त्रों में ये सारी क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलती है। इसलिए छोटे बच्चों के लिए जो सबसे उत्तम वस्त्र माना जाता है वो आपके सूती वस्त्र माने जाते हैं। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो भी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आहार भंडार की संपत्ति सूची का अभिलेख किसमें रखा जाता है? क्या है? आहार भंडार की संपत्ति सूची का अभिलेख किसमें रखा जाता है? ए ऑप्शन आपका लेसर है, बी ऑप्शन आपका कैश बुक है, सी ऑप्शन आपका भंडार पंजी है और डी ऑप्शन आपका पत्रिका है। आहार भंडार की संपत्ति सूची का अभिलेख। आहार भंडार जैसे हम क्या करते हैं आहार को संरक्षित रखते हैं। आहार को संरक्षित रखने के लिए हमारे पास कितना हमारे जो गोदान होता है उस गोदान में कितना हमारे पास संरक्षण है आहार। ऐसा तो नहीं है कि हम उसको रखें और उसके बाद हम उसका कहीं डिटेल ना रखें तो हमारे लिए वो दिक्कत करता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पूरा भारत है वो कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारण ही हमारा जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। और जब हम कृषि करते हैं तो कहीं ना कहीं इस जो हमारा खाद्यान्न है उसको हम संरक्षित करते हैं। तो जो संरक्षित करने के लिए हम एक सूची बनाते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के माध्यम से एक सूची बनाई जाती है और वही सूची जो होती है वो उसे हम भंडार पंजी के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे भंडार पंजी कहा जाता है। इसमें आहार के जो आहार भंडार का जो लेखा जोखा होता है, जैसे हम बजट पेश करते हैं तो बजट हर साल का हम बजट क्या करते हैं पेश करते हैं, वैसे ही भंडार में कितना खाद्यान्न है, कितना नहीं है, कितना कहाँ से आया, कितना किस क्षेत्र से आया, ये सारे जो डेटा होते हैं वो इसमें पंजीकृत होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। भंडार पंजी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, आरडीए 2020 के अनुसार एक भारतीय पुरुष का वजन कितना निर्धारित किया गया है? किसकी बात की गई है कि आरडीए
2020 के अनुसार एक भारतीय पुरुष जो है उसका वजन कितना निर्धारित किया गया है? ए ऑप्शन आपका 50 kg, बी ऑप्शन आपका 60 kg, सी ऑप्शन आपका 65 kg और डी ऑप्शन आपका 70 kg। 50, 60, 65, 70। तो आरडीए ये क्या करता है? मानक निर्धारित करता है कि कितना पुरुष का वजन होना चाहिए और कितना महिला का वजन होना चाहिए। इन्होंने क्या किया है? डाटा एक सेव कर दिया है, डाटा एक ऑथेंटिक डाटा इन्होंने पेश कर दिया है कि इतना जो है वो वजन महिला का होना चाहिए और इतना वजन जो है वो पुरुष का होना चाहिए। और इस वजन में 2.5 किलो, लगभग 2 से 2.5 किलो जो है आगे और पीछे हो सकता है। जैसे मान एग्जाम्पल हमने मान लिया 10 किलो अगर का पुरुष है या मान लीजिए 60 किलो का पुरुष है, तो उसमें जो है वो क्या है, जो है वो 58 किलो का भी हो सकता वजन माना जाएगा और क्या है 62 किलो केजी का जो वजन होगा वो भी माना जाएगा। मतलब 2 प्लस और 2 माइनस ये क्या होते हैं, इसमें रखे जाते हैं। तो आरडीए 2020 के अनुसार भारतीय पुरुष का वजन जो होता है, भारतीय पुरुष के वजन की बात करते हैं तो ये कितने केजी रखा गया है? तो यह जो है वो 65 केजी रखा गया है। कितने केजी? 65 केजी रखा गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितने केजी? 65 केजी रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15। आरडीए 2020 के आंकड़े को कितने राज्यों से लिया गया है? क्या है? जो आरडीए 2020 के आंकड़े जो लिए गए हैं वो कितने राज्यों से लिए गए हैं? ए ऑप्शन आपका 5 राज्य से, बी ऑप्शन आपका 6 राज्य से, सी ऑप्शन आपका 7 राज्य से और डी ऑप्शन आपका 10 राज्यों से। ठीक है, तो आरडीए के जो आंकड़े हैं ये क्या है? आपके 10 राज्यों से लिए गए हैं। कितने राज्यों से? 10 राज्यों से इसे लिया गया है और उस 10 राज्यों के आंकड़े को एकत्रित करके किस राज्य में कितना प्रतिशत प्रोटीन की आवश्यकता है, कितने प्रतिशत इसमें विटामिन की आवश्यकता है, कितने प्रतिशत जो है वो एक व्यक्ति को जो है वो खनिज लवण की आवश्यकता होती है, कितने प्रतिशत जो है वो वाटर की आवश्यकता होती है, कितने प्रतिशत फेज की आवश्यकता होती है, कितने मिलीग्राम जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। इन सारे डेटा को क्या है 10 राज्यों से, अलग अलग राज्यों से इसे लिया गया है और लेने के बाद कितनी उसकी आवश्यकता होती है व्यक्ति को, उसको क्या किया गया? निर्धारित कर दिया गया है। तो यह जो आंकड़े हैं वो 10 राज्यों से आपके लिए गए हैं। ये रहे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।